अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो, और वो इस वक्त सिंध असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए हैं। हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक रफ़ीक राजवाना साबिक़ वज़ीर पंजाब ने भी ज्वाइन किया है, और उसके साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और जर्नलिस्ट साकिब बशीर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ़ मुकदमात पर गहरी नज़र रखते हैं। और आज इमरान खान साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनसे इनकी मुलाकात भी हुई है दूसरे सहाफ़ियों के हमरा। निसार खोड़ो साहब, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी ने जो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म को तस्लीम करते हुए कहा है कि उनको आप वोट तो देंगे, मगर जो सपोर्ट होगी बाद के मामलात की वो केस टू केस बेसिस पे होगी। तो क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म तो मुंतखब करवा रहे हैं, मगर उस वज़ीर आज़म के फ़ैसलों के लिए, उसकी हिमायत के लिए काबीना का हिस्सा बनने से पीपल्स पार्टी इनकारी है? इसमें कोई लॉजिक क्या बनता है? देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें कोई भी पार्टी अपने तौर पर हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। पीटीआई तो आप कह रहे हो, लेकिन वो सारे आजाद मेंबरान हैं, वो भी किसी के साथ बैठकर हुकूमत नहीं बना पा रहे। मुस्लिम लीग भी नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं। हम असेंबलियों में यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हमने अपनी जाती अना को नहीं देखना, और हम चाहते हैं कि असेंबलियां मारद वजूद में आ जाएं। और इस लिहाज से हमने ये फैसला किया कि जी PMLN का साथ देंगे, और वजारतें ना भी मिले तो कोई जरूरी नहीं है, हम सरकारी बेंचों पे बैठेंगे और इस को चलाने की कोशिश करेंगे, जमहूरी अमल को चलाने की कोशिश करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि किसी पार्ट के साथ जाओ तो उसमें हुकूमत का हिस्सा भी बनो, ये जरूरी नहीं होता, इसलिए हमने ये फैसला किया। मगर निसार खोड़े साहब, बात तो ये है कि हुकूमत में आप नहीं भी हैं और वज़ीर आज़म भी आपके मरहून मिन्नत होगा, जब चाहेंगे आप उसे हटवा भी देंगे, तो आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे। आपको तो या तो इत्तेहाद में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि हुकूमत में हों भी और अपोजिशन का भी आप क्रेडिट लें, अपोजिशन करने का भी? देखिए, बात करें, हम वहाँ सरकारी बेंचेस पे जब बैठते हैं तो सरकारी बेंचेस के तो कहलाएंगे हम। जाहिर है अवाम के इश्यूज हैं, उस पर बात तो कर सकेंगे हम। तो आप अपोजिशन के बेंचों पे नहीं बैठेंगे, आप सरकारी बेंचों पे बैठेंगे? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें काबीना में जिम्मेदारी क्यों नहीं लेने को तैयार? क्योंकि बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं और आप सारा इल्ज़ाम जो चाहते हैं कि आपकी पार्टी पे ना आए और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ऊपर आए। ठीक है, वो हुकूमत के सरबराह होंगे तो उनके फैसले जो हैं वो अवाम के लिए हो सकते हैं, हम उनको करेक्ट करते रहेंगे। ठीक है। रफ़ीक राजवाना साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। राजवाना साहब, आपको कैसा लग रहा है? आपको लगता नहीं है कि आपको शायद पीपल्स पार्टी धक्का दे के आगे तो कर रही है, लेकिन सिर्फ धक्का देने के लिए मौजूद है और आपका साथ देने के लिए नहीं? कैसा लग रहा है आपको ये अरेंजमेंट? अरेंजमेंट तो अच्छा है, धक्का देने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद की खातिर ये जो फैसला किया है, मुल्क जिन हालात का शिकार है, और आने वाला वक्त जो है वो हुकूमत तो बन जाएगी, और आने वाले वक्त के साथ जबरदस्त आजमा होना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल फैसले भी होंगे, अनपॉपुलर फैसले भी होंगे, मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए IMF से डायलॉग भी होंगे, उनकी अगली किस्त भी गालिबन मार्च के बाद डायलॉग। तो इसकी जिम्मेदारी जो भी आप मुश्किल फैसले करेंगे वो सिर्फ नून लीग पे होगी या पीपल्स पार्टी पे भी होगी? देखिए, जिम्मेदारी की बात जहां से कहे तो एक पार्लियामेंट मौजूद होगी, वहां पे ये गुफ्तगू भी हो सकती है, वहां पे ये बहस भी हो सकती है। ठीक है जी, तो एक कलेक्टिव विजडम या मेजॉरिटी के विजडम के तहत ये फैसले होंगे। ठीक है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी काबीना पे और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उन पे आती है,
मगर बेहतर होगा ये चीजें जो है ऐसे इशू पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएं और पार्लियामेंट की सेंस जो है वो ली जाए और उसके बाद ये फैसले किए जाए। देखिए इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह में बात दुरुस्त है, मगर अब जो वक्त आगे आ रहा है तो तमाम को ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, अपनी जान नहीं छुड़ानी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, ऊंच नीच मीन्स के कोई ऐसे फैसले होते हैं जिनको आवाम तो कबूल नहीं करती मगर हालात की वजह से आपको अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, तो उस पर जिम्मेदारी सारों की आनी चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मैं कहूँ जी कि ऐसे फैसले जो है उसकी तो जिम्मेदार हुकूमत है, को हुकूमत साजी में हम थे, तो मेरा ख्याल है इस तरह से थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो कोई काबिल एतराज भी हो सकती है, उस पर उंगली भी उठ सकती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, उन्होंने हुकूमत साजी में नून लीग का साथ दिया है, एमक्यूएम से भी गुफ्तगू हुई है। तो बहरहाल मेरी तो बात एक ही है कि इस वक्त पाकिस्तान को चलाना है ना कि हुकूमत को चलाना। ठीक है, जब पाकिस्तान को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट को चलाना है, पार्लियामेंट एज ए होल चलनी चाहिए। मैं क्विकली निसार खोड़ साहब, जिम्मेदारी तो फिर आपकी भी होगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रजवाना साहब को बोलें कि हम जान नहीं छुड़ा रहे हैं, हम आपके लिए असेंबली को बचा रहे हैं, जमहूरियत को बचा के सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवाम का जो फैसला है, उस अवाम ने किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दी। अगर दो पार्टियां मिल जाती हैं तो समझो मेजॉरिटी हो जाती है और फिर उसमें जमहूरी सिस्टम चल जाएगा। आपको तो मैं समझता हूँ शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने ऐसा फैसला किया कि हम हुकूमत में हिस्सा न लेते हुए भी आपके असेंबली में आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन वो तो चाह रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा होते, आप कैबिनेट का हिस्सा होते। नहीं, वो होते हैं या नहीं होते हम उसमें नहीं बात करते, क्योंकि एक्चुअली फैसला तो पार्लियामेंट का होता है ना। ठीक है, कैबिनेट भी अपने फैसले पार्लियामेंट में ले आती है। चलें, इस हवाले से हम डॉक्टर हुमायूं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शायद जाना भी था कहीं, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया, थैंक यू। डॉक्टर हुमायूं, आपको नहीं, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, हमें बड़ी खुशी होगी आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमायूं, आप क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का ये जो मौक़िफ़ है, आपके ख्याल में ये क्या चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो, हुकूमत में हैं भी और नहीं भी, ये क्यों ये मौक़िफ़ अपनाया पीपल्स पार्टी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो बातें की, अगर मैं उसको सामने रखूं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट मतलब अफ़ाम तफ़हीम से ये गवर्नमेंट चले और जो भी जिनके मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और बकौल उनके ज़ाहिर PMLN, MQM, JUI, PMLQ वगैरह वगैरह करके तो उनके ज़्यादा लोग हैं, तो ठीक है वो बनाना चाहते हैं, एक वो ज़रूर बना लें, लेकिन उसके लिए इनको वोट देना ज़रूरी नहीं है। इनको वोट देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बाय मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ वोट्स वो वैसे भी हो जाएंगे। वो वोट क्यों दे रहे हैं? वो वोट इसलिए दे रहे हैं कि डील है। डील क्या है? इस हाथ दे इस हाथ ले, क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ ले इस हाथ दे। वो मांगेंगे इन डील में क्या? प्रेसिडेंट। वो मांगेंगे डील में क्या? चेयरमैन सेनेट। वो मांगेंगे डील में क्या? स्पीकर। वो मांगेंगे क्या? जो गवर्नर्स हैं उनमें से मांगेंगे। और आप ये उधर देने को तैयार नहीं है किसी को? नहीं, देखिए ना, हम बेसिकली हम बिलीव करते इन प्रिंसिपल पॉलिटिक्स जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर वो ये समझते हैं कि भाई उनके वोट ना देने से ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़्यादा वोट आते हैं, ठीक है ना, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारा हक मिल जाता है, और मैं हक बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में 14 सीटें हैं, उन 14 सीटों में तकरीबन 30 लाख के करीब वोट पड़े नेशनल असेंबली में, और जो प्रोविंशियल असेंबली है उसमें 30 सीटें और उसमें 28 लाख के करीब वोट पड़े। 1.5 लाख बंदा ऐसा है नून लीग का कि जिसने जाके वहां पे नेशनल असेंबली में उनको वोट दे दिया लेकिन प्रोविंशियल असेंबली में उनको वोट नहीं दिया। खैर आइन में तो ये चीजें मैटर नहीं करती। नहीं, लेकिन तो मैं आपको एक बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी फलसफा तो अच्छा नहीं, फलसफा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब उसमें अगर हम ये कर देते हैं, इनमें से ये हमें सीटें कुछ वापस मिल जाती है,
तो अगर हम उन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं, ये उस वक्त आके अपना किरदार प्ले कर सकते हैं 45 वोटों के साथ और उसको स्टेबलाइज रहने दें, बट दे डोंट हैव टू गिव अ वोट। सर आप हुकूमत कैसे बनाएंगे ये बताएं पंजाब में? आपके पास क्या मेजॉरिटी नहीं है? आपके पास इस वक्त हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमारे सबसे नहीं, हमारे सबसे ज्यादा मेंबर्स हमारे हैं एज इन वन पार्टी, ठीक है। लेकिन जब ये लोग कोलिशन में चले जाते हैं, ये एमक्यूएम के साथ चले जाते हैं, जेयूआई के साथ चले जाते हैं, बात है नहीं हम तो कह रहे हैं कि हम लोग अगर नहीं बना सकते, हम सिंगल हैंडेडली नहीं बना सकते, वी वुड प्रेफर कि हम लोग उसमें ऑपोजिशन में बैठे। उसकी वजह है कि देखिए, उसकी वजह ये है कि जहां हवा ना हो ना, वहां आप पतंग नहीं उड़ा सकते। ठीक है, एक हवा आपको मुखालिफ चाहिए, और जितनी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी ऑपोजिशन होनी चाहिए। चलें ठीक है, मैं रफ़ीक राजवानी साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मगर पहले मैं साकिब बशीर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के हवाले से ये कवर भी करते रहे हैं। तो साकिब बशीर साहब, इमरान खान साहब का क्या बॉडी लैंग्वेज है? अब तो आजकल लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही बात करते हैं क्योंकि वो खुद तो सामने आ नहीं पा रहे। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने सुना है कि वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। क्या बात क्या की उन्होंने, और ये कैसे बनेगी? कैसे बनेगी इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, आज जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे उससे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह एक मैंडेट आपके पास एक पूरे सूबे का आ गया, दूसरे सूबे में भी काफ़ी और मरकज़ में भी आपके पास सीटें आ गई, तो एक जो लीडर होता है पार्टी का, तो वो जिस तरह एक पॉलिसी बयान, पॉलिसी स्टेटमेंट, टू द पॉइंट चीज़ें जो है वो कर रहा होता है, आज इस तरह थे। पहले थोड़े से मुख्तलिफ होते थे, लेकिन आज वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो चल रहे थे। जो बात जो मरकज़ या सूबों के हवाले से बात की, जो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला का नाम है वो उन्होंने क्लियर किया कि वो हमने अली अमीन गंडापुर को कर दिया है। जब मरकज़ या बाकी सूबों में हुकूमत साजी के हवाले से उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि उस हवाले से मैंने डायरेक्शन जो है वो दे दिए हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कैटेगोरिकली ये कह दिया कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है हमारी कि एमकेएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हम नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये ले सकते हैं कि मरकज में कम से कम हुकूमत में पीटीआई नहीं आ रही। अगर आपने मरकज में हुकूमत में आना है तो नून लीग को छोड़ भी दें, तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम के साथ किसी न किसी सतह पे आपको बैठना पड़ेगा। तो मरकज में वो हुकूमत में नहीं आ रहे। अब पंजाब में वो कैसे आएंगे? पंजाब में भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी तो मौजूद हैं, आपके पास मेजॉरिटी भी नहीं है, तो उसका भी जवाब एक ही जवाब था जो कैटेगोरिकली क्लियर कट उन्होंने दिया, वो यही था। इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से 8 फरवरी नताइज के बाद से लेकर अब तक एक बड़ी अफवाह थी, बहुत ज़्यादा अफवाह थी कि उनकी किसी शख्सियत से मुलाकात हुई है, कुछ चीज़ें तय हो रही हैं बिहाइंड द सीन, जेल में मुलाकातें हो रही हैं, उनको कोई सब जेल बना के अडबनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। तो इन सारे मामलात की भी उन्होंने तरदीद की है, बिल्कुल तरदीद की है कि ऐसा जो है वो कुछ जो है नहीं हुआ। बहरहाल निसार खोड़र साहब क्विकली ये बताएं कि हमें अभी निसार खोड़र साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं राजवाना साहब आपकी तरफ ही आऊँगा, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये बड़े अहम कुछ सवालात हैं उन पर गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें अभी ज्वाइन किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सेनेटर फ़रतुल्ला बाबर ने। फ़रतुल्ला बाबर साहब बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि आज जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो यही पैगाम जाता है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और हुकूमत में होना भी है और नहीं भी होना। तो थोड़ा वजाहत कर देंगे कि क्या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात होगी नून लीग की हुकूमत की या नहीं? देखिए, साफ बात यह है कि आप इसको किस एंगल से भी देखें, मैं तो सीईसी का मेंबर हूं और मैं तो सारी डिस्कशन का हिस्सा रहा हूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी धांधली इंतखाबात में हुई है, उस धांधली के बावजूद जिसको भी जितना मैंडेट मिला है, राय यही थी कि उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। क्या ये मुतालबा किया जाए कि सारा सिस्टम खत्म करके दोबारा इंतखाबात कराओ? हम समझते हैं कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। इससे ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। चुनांचे ये बात ही हो रही थी कि भाई जिसका जितना मैंडेट है उसको ऑनर किया जाए, और बहुत हमारे मेंबरान ने कहा कि ये उसूली बात है। और मतीउल्लाह जान साहब, जिस वक्त ये बातें हो रही थी उसी वक्त ही टेलीविजन पर
तीसरी बार ये खबर आई कि पीटीआई ने और इमरान खान ने कहा है कि वो न पीपीपी से बात करेगा न पीएमएलएन से बात करेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप एक तरफ ये कहते हो कि मैंडेट का एहतराम हो और दूसरी तरफ जिसका मैंडेट बनता है वो कहता है कि मैं बात नहीं करता, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? विच इज द बेस्ट ऑप्शन? फिर तो ऑप्शन यही, और इंतखाबात आप अवॉइड करते हो, मानते हैं कि इसमें धांधली हुई है, प्री पोल रिगिंग भी हुई है, पोल डे पे भी रिगिंग हुई है, फिर क्या करते? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनते? और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनने का इम्कान था, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते अपनी इस अर्ली 30s में, तो उनके बायोडेटा में हमेशा ये लाइन लिखी जाती कि जब वो पाकिस्तान का नौजवान वजीर आजम बना तो वो स्टोलन मैंडेट की बुनियाद पर वजीर आजम था। तो आप कह रहे हैं कि ये स्टोलन मैंडेट है जिसकी बुनियाद पे आप नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा का वोट देने जा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंडेट मिला है लोगों को, इन स्पाइट ऑफ दी धांधली जो हुई है, इसको आप स्टोलन कहें, धांधली नहीं, आपने कह दिया ना, हमने क्या, आपने कह दिया ये स्टोलन मैंडेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसमें ये जो इंतखाबात में जो धांधली हुई मैंने उसको 2018 में नहीं हुई थी। 2018 में तो इन्हीं लोगों ने जिन्होंने धांधली की है इमरान खान को लाए थे, लेकिन हमने मान लिया था ना। 2013 में हमने इंतखाबात मान लिए थे, ये भी धांधली ज़दा है। धांधली के बावजूद हमने इनको मान लिया कि ऑल राइट, ये इसको आप मैंडेट दे दो। तो हमारे पास फिर क्या चॉइस था? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी बगैर मैंडेट के पीएम बनते? नो। तो ऑल राइट, इंतखाबात नहीं चाहते तो ये करते हैं कि जो जिसकी हुकूमत बनती है वो हुकूमत बनाए, अगर पीएमएलएन की बनती है वो हुकूमत बनाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे और इशू बेसिस पर उससे बात करेंगे। ठीक है, क्विकली हम राजवाना साहब से भी थोड़ा सा राय ले लेते हैं। राजवाना साहब, आपने सुन लिया फरतुल्लाह बाबर साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इतनी कम उम्री में वो स्टोलन मैंडेट पे वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे बुजुर्ग दोस्त है फरतुल्लाह बाबर साहब, ही हैड बीन इन द सेनेट। अगर मैं इख्तलाफ इस बात पे करता हूँ कि स्टोलन मैंडेट से क्या मुराद है, वेदर द होल ऑफ द इलेक्शन इज स्टोलन, वेदर द होल ऑफ द मैंडेट इज स्टोलन, और इतने आजाद उम्मीदवार जिनकी तादाद ज्यादा है जीते हैं वो भी धांधली से आए हैं। धांधली कहीं ना कहीं होती रहती है और होती रहेगी, बट द क्वेश्चन इज कि स्टोलन मैंडेट, तो मैं इसको बस माजरत नहीं कह सकता, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये हुआ कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा कि स्टोलन मैंडेट है, हम वजीर आजम नहीं बनते, और मियाँ साहब को या मुस्लिम लीग नून को आप मौका दे, तो स्टिल दे हैव ए व्यू कि जी हम अगर बनेंगे वजीर आजम तो स्टोलन मैंडेट की बेस पे बनेंगे। मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। तो बहरहाल आप अगर जैसा कि बाबर साहब कह रहे हैं कि, अरे बतीउल्लाह जान साहब जरा थोड़ा सा वजाहत कर दूं। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि स्टोलन मैंडेट है तो मेरा कहने का मतलब है कि इंतखाबात में धांधली तो जो है सो है। स्टोलन मैंडेट में इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जो अगर इंडिपेंडेंट्स इलेक्ट हुए हैं उनके पीछे कोई भी सियासी जमात हो और उनकी अक्सरियत हो और उनकी और वो अक्सरियत हुकूमत न बनाए और उनसे मैं जबरदस्ती ले लूं तो ये स्टोलन हो जाता है। अब अगर वो खुद बना सकते हैं हुकूमत, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है कि अगर वो बना सकते हैं तो बना दें। हम तो इस हद तक गए कि हमने कहा कि जो मेजॉरिटी जिसकी है वो बनाए हुकूमत। आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई अपना वजीर आजम खड़ा करेगी तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? नो सर, हमने पीटीआई का तो नाम नहीं लिया, नहीं वो मेजॉरिटी तो नहीं किया ना, आपने कहा कि मुतुल्लाह साहब पीटीआई एज सच तो इंतखाबात में नहीं थी। बात यह कि इंडिपेंडेंस से जिनको सपोर्ट पीटीआई की थी, अब वो इंडिपेंडेंट, तो आप समझते हैं उनका मैंडेट नहीं है कौमी असेंबली में पीटीआई का? नो, मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, ये मैंडेट पहला उनका हक बनता है। ठीक है। अच्छा, ईवान सदर जो है बाबर साहब, जो प्रेसिडेंट हाउस है उसका भी अब इलेक्शन होना है प्रेसिडेंसी का, तो ये जो मैंडेट वाले हैं जैसा भी है, स्टोलन है या नहीं है, अब ये अगर सदर के इलेक्शन के लिए वोट डालेंगे तो वो पीपल्स पार्टी अपना सदर इनके वोट पे लाएगी? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हमने तो सारे इंतखाबात जिस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप उसको तहफ़्फ़ुज़ात कहो, आप उसको धांधली कहो, आप उसको स्टोलन कहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 2018 को कहा धांधली ज़दा,
और उसके बाद हमने उस हुकूमत को मान लिया, चल रही थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि हमने वो मान लिया? आपने सियासत में और इस तरह के इलेक्शन में आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप उसको धांधली समझते हो, लेकिन आप जमहूरी तसलसल को कायम रखते हुए आगे बढ़ते हो। तो हम अब भी वही कर रहे हैं। और ये जो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंस की है, और खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर वो बना सकते हैं बना दो, हमने उनसे पहले कहा, तो अगर हमने उनसे पहले कहा तो कोई हर्ज तो नहीं है। जी क्विकली सेनेटर डॉक्टर साहब, हुमायूं साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आसिफ जरदारी साहब सदारती इलेक्शन के लिए सामने आते हैं तो उसमें आपका भी कोई उम्मीदवार होगा उनके मुकाबले में, या आप उनको वोट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो फरहतुल्लाह बाबर साहब बता रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे, एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस ये ले रहे हैं कि जिनका मेरिट है हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिहाज से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, जब वो खड़े होंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सो वो अगर अपना वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो फिर इनके प्रिंसिपल के लिहाज से उनको वोट देना चाहिए। तो इसका मतलब है तब ये स्टोलन मैंडेट नहीं होगा। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मजलिस से वो क्या है मुस्लिमीन, एमडब्ल्यूएम पार्टी सिंगल लार्जेस्ट है, वो फिर वही होगी ना जहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपके लोगों ने मजलिस से एमडब्ल्यूएम को वोट दिया था या पीटीआई को दिया था? देखिए, इससे ये है कि थैंक यू, बहुत शुक्रिया है हमारे चीफ जस्टिस साहब का कि जिन्होंने हमसे हमारे बल्ले का निशान नहीं, लोगों ने किसको वोट दिया मुझे ये बताएं, एमडब्ल्यूएम को दिया या पीटीआई को दिया? लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। अच्छा, एमडब्ल्यूएम को नहीं दिया? लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। अब इमरान खान जहां बैठ गया वो पल्लड़ा भारी है। अच्छा, ठीक है ना, वो जिधर बैठ गया वो पल्लड़ा भारी है। ठीक है, अच्छा, आप हुकूमत आप देखिए ना, देखिए एक बात है, जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, इट्स द गेम ऑफ नंबर्स। अच्छा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मतलब केपीके में जो पीटीआई है वो जमात इस्लामी होगी, और मरकज में जो पीटीआई है वो एमडब्ल्यूएम, पंजाब में भी, और पंजाब में भी एमडब्ल्यूएम होगी। लेकिन इसका क्रेडिट भी जो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं, सिराजुल हक साहब ने तो बेचारे ने बड़ी जल्दी में इस्तीफा दे दिया। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी अगर उनकी पार्टी के पीके में बड़ी तादाद में मरकज में सूबे में आजाद होना, और इनको एमडब्ल्यूएम और उसको छोड़ दें। अच्छा, उसको छोड़, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना साकिब साहब, अगर आप देखें बगैर किसी निशान के आज तक पाकिस्तान छोड़ दे पूरी दुनिया में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई इस तरह जीती है? नहीं जीती। ये एक बहुत बड़ा बजाते खुद एक इनकलाब है। ये इस तरह इनकलाब है कि लोगों ने जमहूरियत के लिए बाहर निकल के वोट दिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो साहब अगर खड़े होते हैं तो आप उनके मुकाबले में कैंडिडेट होगा। अच्छा, सदारती कैंडिडेट होगा, अलवी साहब होंगे या कोई नया? आई डोंट नो, ये तो जो डिसाइड कर ले। अच्छा, जो डिसाइड कर ले तो कोई भी हो सकता है। साकिब बशीर साहब, अब कानूनी तौर पे मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या पोजीशन हो सकती है खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि नशिस्तें तो मिलनी है किसी भी पार्टी को, चाहे वो असम्बली में है या नहीं है, तो क्या अब कानूनी तौर पे मुमकिन है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जमात इस्लामी के नाम पे मखसूस नशिस्तें ले सकें खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि आइन के मुताबिक ये सीटें खाली तो नहीं रहनी चाहिए, असूली तौर पर तो ये सीटें हाल में होनी हैं, चाहे वो आज़ाद है तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ा एक सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि 26 के करीब खवातीन की नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो? जी उसका कोई लीगली हल निकालने की, वो जो आपने कहा कि वहाँ पे जमात इस्लामी होगी, अब उसमें एक और भी मामला आया है कि जमात इस्लामी की जो 3 सीटें थी वहाँ दोबारा गिनती हुई, वहाँ पीटीआई जीत गई। अब जमात इस्लामी के पास ये बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ बचा नहीं है, तो कम से कम एक सीट भी अगर नहीं होगी तो कैसे वो आगे चलेगा? नहीं, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने की बात है, पार्लियामेंट के अंदर वाली पार्टी का तो नहीं है कुछ जिक्र। इस तरह का पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड पार्टी का ही है, और मेरा यह ख्याल है कि वो ज्वाइन तो उनको करना ही पड़ेगा। एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनी है, और वो उनको सीट्स तो मिलनी है, नशिस्तें जैसी तैसी भी है, लेकिन एक ऑकवर्ड पोजीशन जो है ये मेरा ख्याल है बननी नहीं चाहिए थी। एक और गैर मुस्लिमों की भी सीटें जमात इस्लामी को ही मिलेंगी फिर,
मतलब पीटीआई या जमात पीटीआई, मतलब पीटीआई जमात इस्लामी, वो जो मर्जर होगा इनका आपस में जो तय होगी चीज़ें, वो उसी के तहत ही उनको जो है वो मिलेंगी। देखिए इससे है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, दो ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं। एक 2019 में जब पीटीआई ने अपनी लिस्ट नहीं दी थी, उसके बाद उनको लिस्ट मिल गई थी वो करने के लिए। नंबर 2, 2019 में जब मर्जर हुआ था ये फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जब मर्जर हुआ था, तो उस वक्त वहाँ के जो 3 आज़ाद लोग थे उन्होंने मिल के एक पार्टी बनाई थी, नई पार्टी बनाई थी, ठीक है। और ये पार्टी बेसिकली नाम था बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से, अच्छा बाप पार्टी के लिहाज से। और उस बेसिस पे उनको एक फीमेल के वो भी सीट भी मिल गई थी। उस वक्त वहाँ पे कोई पार्टी नहीं एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने बाद में बना दी थी। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल प्रेसिडेंस मौजूद है जी। ठीक है फरदुल्लाह बाबर साहब, क्योंकि सिविल सोसाइटी के हवाले से, खवातीन के राइट्स के हवाले से आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो खैबर पख्तूनख्वा में आप क्या समझते हैं कि हर हाल में खवातीन की नशिस्तें पूर्ण होनी चाहिए, चाहे ये जमात इस्लामी या पीटीआई के नाम पे क्यों ना हो? ये देखिए बिल्कुल एक लीगल इशू है और ये मामला यकीनन अदालतों में जाएगा। लेकिन एक चीज जो इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है वो ये है कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर सकती है और ये अंडरस्टैंडिंग हुई भी है। अगर उस क्लास के तहत ये अकोमोडेशन हो सकती है जमात इस्लामी और पीटीआई की, तो आई डोंट नो कि वो हो सकती है या नहीं। लेकिन एक ऐसी प्रोविजन है इलेक्शन एक्ट में कि जिसमें एक सियासी जमात जो है वो एक दूसरी सियासी जमात के साथ इल्हाक करके उनके सिंबल पर इंतखाब, तो ये एक ऐसा इशू है कि डेफिनेटली सिविल सोसाइटी आवाज उठाएगी। सियासी जमातों को भी उठाना चाहिए कि खवातीन और नॉन मुस्लिम की नशिस्तें वहाँ किसी तरीके से जरूर पुर होनी चाहिए। ठीक है फरदुल्लाह बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद रफ़ीक राजवाना साबिक़ वरना पंजाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ हैं। कुछ और सवालात हैं जिनके जवाब हम उनसे मांगेंगे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। रफ़ीक राजवाना साहब, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो तहरीक इंसाफ ने गंडापुर साहब को वज़ीर आला नामज़द किया है, तो अली अमीन गंडापुर साहब तो काफ़ी मुकदमात भी उन पर बने रहे हैं और उनका वज़ारत आला के लिए नामज़दगी जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वफाक में आप होंगे और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, तो ये ताल्लुकात कैसे रहेंगे फिर आप समझते हैं? मेरा ख्याल है जी कि ये पीटीआई का अपना एक अंदरूनी फैसला है। उनकी खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत है और जिनको मुनासिब समझते हैं उनको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब देखना ये है कि वेदर अमीन गंडापुर साहब विल बिहेव इन द सेम मैनर एज ए वर्कर या फिर चीफ मिनिस्टर बन के उन पर इतनी भारी जिम्मेदारी जो आएगी, तो कम अज कम वो कुछ अपने अंदर तब्दीली लाएंगे। वैसी तब्दीली नहीं जो नया पाकिस्तान वाली थी। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो जब वजीर आला बनेंगे तो फिर वजीर आला के हिसाब से वो अपना सूबे को चलाएंगे। तो जी डॉक्टर महेश साहब, आपके ख्याल में गंडापुर साहब को कोई तब्दीली लानी चाहिए अपने रवैये में बतौर वजीर आला? देखिए मुझे नहीं पता उनकी तबीयत में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके वो कह रहे हैं कि वो करें। उनका एक कन्विक्शन है, उनका एक अपना ज़रा वो दबंग स्टाइल है। तो अगर उससे कोई डरता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। डरावने नहीं है। अच्छा। बाज लोग होते हैं ना, वो मतलब ही इज अ टॉल और अच्छे ब्रॉड वो है, तो उस वजह से हो सकता है कोई इंटिमिडेशन होती हो बाज लोगों को, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखे कि ये वही शख्स है जिनके ऊपर बैन लगा दिया था पंजाब में एंट्री का। सो कोई तो वजह होगी ना, डर की वजह से या कोई चीज़ होगी कि वो कर देता। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, मैं आई टोटली एग्री विद रिजवाना साहब, ये तो अपनी जगह पे है तनकीद, लेकिन इट्स अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स है। हम किसको समझते हैं ठीक है या गलत है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारे ऊपर आएगा, किसी और के ऊपर नहीं आएगा। सही है, ठीक है। तो सूबे के लोगों को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए एक बात बता ना, अगर सूबे के लोगों को फर्क ना पड़ता, ठीक है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80% का मैंडेट देते हैं। आज तक पाकिस्तान में किसी सूबे में किसी ने किसी को 80% का मैंडेट दिया है? नंबर 2, क्या केपी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक दफा को छोड़ के दूसरी दफा को छोड़ के तीसरी दफा कंसेक्टिवली वो किया? नहीं हुआ।
कोई वजह होगी तो वहां के अवाम ने दिया हुआ ना, अदरवाइज तो नहीं है। और ये याद रखिए, ये वो अवाम है कि जिन्होंने अगेंस्ट ऑल आउट गए हैं, उन्होंने सारी सब्जियों में से ढूंढा है कि बैंगन से शेर को कैसे मारना है, बैंगन से उसको कैसे मारना है, आलू से कैसे मारना है। और ये बल्कि आजकल तो सब्जी वाले कह रहे हैं कि बैंगन ले लो जो शेर को मारता है, तो ये भी एक चीज है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए मैं ये समझता हूं कि टाइम बताएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे इस दफा हमारे तो काफी ज्यादा वोट्स भी हमारे गिने नहीं गए, बहुत जगहों पे नहीं गिने गए, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं गिने गए, बहुत जगहों पे नहीं गिने गए, स्वात में नहीं गिने गए। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा ये जो 28 है, NA 28 है, उसमें अच्छा आप ये बताएं, आपने कहा अली गंडापुर साहब का जो है वो एक मैंडेट है जो सूबे के लोगों ने दिया है, ये वैसा ही मैंडेट है जैसा मैंडेट उस्मान बुज़दार साहब को दिया था पंजाब के लोगों ने? देखिए इससे है, उस्मान बुज़दार को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं और शायद वो, अच्छा मैंने नहीं कहा, ये आप बता रहे हैं। मैं तो नहीं बता रहा। अच्छा आपने बताया कि बुरा भला कहते हैं। मैंने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं। आपने जिस तरीके से आपने देखिए, आपने जैसे सवाल पूछा है ना, उस सवाल के पीछे आप समझ गए मेरी बात, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। हर एक समझता है, मतलब मैं देखने में शायद उस्मान बुज़दार साहब से कितना फर्क है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम उस्मान बुज़दार साहब की बात करते हैं ना, और हम कहते हैं कि वो बड़ा उस पर मजाक उड़ाते हैं, आपको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब के ज़माने को अगर हम देखें तो पावर्टी एलिवेशन में उस्मान बुज़दार का जो टाइम पीरियड है वो मियाँ शहबाज शरीफ के टाइम पीरियड से बेहतर है। डू यू नो दैट थिंग कि उनके टाइम पीरियड में पावर्टी एलिवेशन 6% कम हुई है, तो फिर और शहबाज शरीफ के जमाने में 4% या 4%, 4.5%। तो फिर उन्हें हटाया क्यों खान साहब ने, दोबारा क्यों नहीं लगाया? कब हटाया? जब परवेज इलाही साहब आगे बाद में, वो तो पार्टी छोड़कर चले गए। वो है कहाँ पे आज? अभी किधर आजकल? मुझे क्या पता, वो पावर्टी एलिवेशन इतना बड़ा काम किया और गायब हो गए। मुझे क्या पता, देखिए मुझे क्या पता, मुझे तो आपके पार्टी के वो वज़ीर आला थे, आप कहते हैं पता नहीं, छोड़ के चले गए आप कहेंगे गंडापुर से पता नहीं किधर गए। जिस दिन जो PTI छोड़ के चला जाएगा उसका हशर वही होगा जो परवेज खट्टक का हुआ है, जो जहांगीर तरीन का हुआ है, जो इन सब का हुआ है। ये याद रखे, जो छोड़ के जाएगा, ठीक है, जो छोड़ के जाएगा, जो खान को छोड़ के जाएगा, उसका ये हशर होगा। अच्छा एक चीज मैं ऐड कर दूं, गंडापुर साहब के अली अमीन गंडापुर साहब की जो नामजदगी है, इसके तनाजुर में मेरा ख्याल में जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है उसको अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि वो अग्रेसिव पॉलिसी जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो भी हैं कि जिनका नाम 9 मई के जो मुकदमात है उनमें भी कहीं ना कहीं आता रहा है, आया है, अभी भी मौजूद है। तो उनकी नामजदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कहाँ है? इस वक्त आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से कुछ जमानतें करवाई हैं। कितनी? कोई प्रोटेक्टिव को दर्जन या 2 दर्जन की थी। अच्छा, एक साथ सारी जमानतें? हाँ, वो सारी उनके केसेस जितने भी थे उन्होंने करवाई हैं। और बज़ाहिर ऐसे लगता है क्योंकि अब वो नॉमिनेट हो गए हैं तो KP जो पुलिस है वो तो शायद उनको जो उन्हें गिरफ्तारी के लिए छापे मारी थी, आप सिक्योरिटी देंगे। अब वो करीब उनके इस तरह तो गिरफ्तारी का मेरे ख्याल में नहीं करेगी, लेकिन बाकी आप देखते हैं कि फर्दर अब क्या होता है। उनकी नॉमिनेशन हो चुकी है, वो KP में मौजूद हैं और KP के वज़ीर आला हैं आइंदा चंद दिनों में। लेकिन लोकेशन नहीं पता उनकी अभी भी नहीं। वो उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट की ये खबर आई है कि उन्होंने वहां पे करवाई है। आज उनके वाले साहब की वो भी थी, ये जी बिल्कुल जनाजा था, तो वो उधर ही थे। जी कुछ देर के लिए शायद आए थे और वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल जो है वो उन्होंने करवाई है और फर्दर उस पर प्रोसीड करेंगे। जी रफीक राजवानी साहब, पंजाब के अंदर फिर आप क्या देख रहे हैं? पंजाब में भी आप सपोर्ट करेंगे नून लीग के वज़ीर आला को, लेकिन काबीना का हिस्सा तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, तो पंजाब में भी फिर आप किंग मेकर ही रहेंगे? नहीं, आपने सवाल काबीना का हिस्से का मेरे से पंजाब नहीं, मैं सॉरी, मैं बल्कि समझ रहा था पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद, लेकिन आपकी क्या पोजीशन होगी? पंजाब में आप वज़ीर आला रहेंगे और पीपल पार्टी के लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे? देखिए कि जो असूल तय हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे, मगर इवन देन we as a single party are in a comfortable position to form government in Punjab। ये PTI वाले कह रहे हैं ये भी बना सकते हैं जी, बनाए, देखिए नंबर्स के लिहाज से हमारे सब बनाए, हमें कोई एतराज है या हर पीपल पार्टी आपके साथ है? नहीं, हम किसी जितनी किसी की मेजॉरिटी उनकी है तो वो बना ले, व्हाई नॉट। मगर बात यह है कि इस वक्त जो रिजल्ट अनाउंस होगा उस पर वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। अच्छा, ये आप गंडापुर साहब के जो आपने भी पहले कहा कि ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है,
मगर फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में जब उस्मान बज़दार साहब को तैनात किया गया था तो उस वक्त भी तो नून लीग ने बड़ी तनकीद की थी। तो अब ये अंदरूनी मामले से क्या मुराद है, ये आप इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे जब वो बहुत सारे मुकदमात में मतलूब भी हैं, 9 मई के मुल्ज़मान में भी शामिल हैं। तो आपके ख्याल में ये हालात आगे क्या होने जा रहे हैं, वफाक के और खैबर पख्तूनख्वा के बीच कैसे ताल्लुकात देख रहे हैं आप? देखिए, बुज़दार साहब जब बने थे वो ठीक है जी, हमारे साउथ पंजाब से थे, तौसा का रिमोटेस्ट एरिया, वहां से उनको पिक किया गया और बनाया। व्हेन वी टॉक अबाउट हिज परफॉर्मेंस तो उस पर बहुत से सवालात उठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोस्टिंग ट्रांसफर, काफी एलिगेशन है, उन चीजों को आप छोड़ दे, वक्त गुजर गया, ठीक है ना जी। तो उस्मान बुज़दार साहब का अगर कहें कि वक्त बहुत अच्छा था पंजाब को चलाने में, तो आई विल बैक टू डिफर विद दिस, बिल्कुल। तो अब ये बात है कि अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा सही परफॉर्म न करे और मैं लग रहा हूँ उसको डिफेंड करने, तो मुनासिब नहीं है। हम डेमोक्रेट लोग हैं, जिसमें गलती है आपको कहना चाहिए। जहां तक गंडापुर साहब का ताल्लुक है, गंडापुर साहब ने, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, चलो मुकदमात उनके ऊपर वो सियासी हैं, जैसे भी हैं, कुछ 9 मई के वाकयात हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड KPK वो PTI ने बनानी है। PTI के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने जो हमारी इतला है, जो टीवी पे चल रहा है, उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया है। तो मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि अब जब वो नॉमिनेट हो गए और चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये बात अलबत्ता अभी दरमियान में बात हो रही थी, अभी सब बात कर रहे थे कि शायद कि वो अग्रेसिव आदमी को लाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अग्रेसिव आदमी काम करने में अग्रेसिव होंगे तो कामयाब होंगे, अदरवाइज अग्रेशन काम नहीं देगा। पाकिस्तान ने अग्रेशन में बहुत कुछ फेस कर लिया है। तो हम तवक्को करते हैं अगर वो वज़ीर आला KPK बनते हैं तो डिलीवर करेंगे, अपने इलाके की खिदमत करेंगे, अपने KPK की खिदमत करेंगे। नहीं कर सकेंगे तो पॉलिटिक्स विल टेक इट्स ओन कोर्स, अपना रास्ता लेगी सियासत, एंड ही विल हैव टू फेस देम। ठीक है रमजान साहब, क्विकली ये बता दें कि ये जो नताइज आए हैं इस वक्त, आपको नहीं लगता कि ये शायद नून लीग के पास और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के पास आखिरी मौका है एक कोशिश करने का अपने और अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए, और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म आना चाहिए, वरना इसके बाद शायद ये मौका कभी नहीं मिले? देखें जी, जो रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से मैं मुल्तान में बैठा हूँ और हमारे यहाँ तकरीबन उम्मीदवार हार गए हैं, तो हर आने वाला इलेक्शन जो होता है उसके आप फॉर एंड अगेंस्ट चीजें देखें और नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने चाहिए और उस पर बैठना चाहिए कि हमारी हार की क्या वजूहत है, हमारी पॉलिसी में क्या फर्क था, हमारी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन का क्या मसला था। ये तो रिविजिट करनी चाहिए, ये तो पॉलिटिक्स है। मगर आपके ख्याल में वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? अगर जरदारी साहब सदर आ रहे हैं तो क्या उनके नीचे शहबाज शरीफ बेहतर रहेंगे या नवाज शरीफ ज्यादा मौसर होंगे पार्टी के लिए, आपके लिए? मेरा ख्याल है ये अनाउंस भी हो चुका कई दफा के वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब होंगे, तो इसलिए मेरी राय भी इसी में शामिल है कि मियां नवाज शरीफ में एक्सपीरियंस पर्सन और आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर। और आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत होंगे। आसिफ देखें, ऐसा कोई सेटलमेंट होता है जो कह रहे थे कि ना हम वजारतें भी नहीं लेते, फलां चीज नहीं भी लेते, तो आगे वजारतें ना ले, हुकूमत का हिस्सा ना बने तो कुछ ले दे तो होगा ना, फिर सदारत मांगेंगे तो उस आर्गूमेंट में क्या वजन रहेगा कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होते, तो बन जाएंगे सदर। तो डॉक्टर साहब, अगर हुकूमतें बन जाती हैं चारों सूबों में, वफाक में भी, तो क्या जो PTI है वो किसी भी सियासी जमात से अपने राब्ते बहाल रखेगी, बरकरार रखेगी, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, या वो पुरानी रवश बायकॉट की और अलग थलग? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौक़िफ़ है और जो उसूली मौक़िफ़ है कि हम लोग इनके साथ मखलूक मिल के एक हुकूमत नहीं बनाएंगे, बातचीत करेंगे। दैट डजंट मीन कि हम लोग इनके साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं रखेंगे। पॉलिटिकल डायलॉग की एक अपनी, लोग क्या करते हैं, लोग या ट्विस्ट करना चाहते हैं और या लोगों को समझ नहीं आती, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो हम उनके साथ, हमारा एक जो पॉलिटिकल स्टांस होगा वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा जो एक तजुर्बा हुआ है मखलूत हुकूमत का वो अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं वो ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर देती हैं। चलें, ठीक है। साकिब बशीर साहब, क्विकली बताएं, जो इमरान खान साहब के अब मुकदमात हैं, अब ये किस तरफ जाता देख रहे हैं आप इन इलेक्शंस के बाद? आज जो मुकदमात की समाअत थी, इनकी तारीखें 5-5 दिन की पड़ रही थी और अब 18 दिन की पड़ी है। तो एक तो तब्दीली ये आई है,
रऊफ़ हसन, उनकी मुलाकात 6 माह नहीं हुई थी, पिछले 6 माह बड़ी कोशिश की उन्होंने, बार बार जाते थे अडियाला जेल, आज वो मुलाकात भी हो गई है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो इलेक्शन से पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इलेक्शन के बाद की समाअत भी नहीं हुई और अब परसों फिर हेयरिंग है। अगर जज बशीर साहब जो है वो हुए सेहतमंद हुए तो फिर समाअत होगी। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीज़ें अब रूटीन में आ रही हैं और जो 3 जमानतें हैं वो भी आइंदा चंद दिनों में उनकी समाअतें शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, डॉक्टर हमायूं और रफ़ीक राजौरा साहब। बहुत कुछ बदल गया है इस इलेक्शन के बाद, अगर कुछ नहीं बदला तो वो शायद बेचारे अवाम की किस्मत। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।